नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अफेयर। गुलाब जामुन प्लेट में डालकर मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ी। तनु को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। अभी मैं आखिरी सीढ़ी तक पहुंची ही थी कि उनकी हंसी का सम्मिलित स्वर सुनाई दिया। शायद तनु का बॉयफ्रेंड सोनू आया हुआ था। सोनू को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, अक्सर तनु के पास पढ़ने आता है। दोनों मिलकर प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं। जो ही मैंने टेरेस पर कदम रखा, सामने का दृश्य देख मैं सक पका गई। तनु सोनू के आलिंगन में थी और वह उसे किस करते हुए सेल्फी ले रहा था। यकायक मेरे समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई और सर्दी में भी माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। मैं खामोशी से नीचे उतर आई। घबराहट के कारण मुझे बेचैनी हो रही थी। थोड़ी देर बाद सोनू चला गया तो तनु मेरे पास आ बैठी। क्या बात है दीदी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने तनु की तरफ देखा और गंभीर स्वर में बोली, तनु, तुम मेरी छोटी बहन के समान हो, अन्यथा ना लो तो तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए ना दीदी, क्या बात है? मैं जानती हूँ तुम और सोनू एक दूसरे को चाहते हो और तुम्हारे घर वालों ने भी तुम्हारे रिश्ते को मंजूरी दे दी है। फिर भी विवाह से पूर्व इस तरह से सेल्फी लेना उचित नहीं। तनु की भावभंगिमा कठोर हो गई। वह बोली, ओ दीदी, दिस इज टू मच। आप हमारी जासूसी करती हैं। मेरे पर्सनल मैटर्स में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं। दनदनाती हुई वह सीढ़ियाँ चढ़ गई। मैं हतप्रभ रह गई। तनु से मुझे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा कदापि नहीं थी। खाना खाने का फिर मेरा मन नहीं हुआ। मैं बिस्तर पर जा लेटी। विवाह के पश्चात मैंने जब यह फ्लैट खरीदा था तो बतौर पेइंग गेस्ट तनु को ऊपर का कमरा दे दिया था। तनु उसके कलिंग की कजिन थी और उसे 2 साल के लिए एक कमरा चाहिए था जहां वह आराम से पढ़ाई कर सके। तनु और मैं आपस में जल्दी ही घुल मिल गए थे। इस समय मेरी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे और मन के कैनवास पर पिछले 1 साल की स्मृतियाँ चलचित्र की भांति उभर कर मुझे विचलित कर रही थीं। वह दिन मेरे जहन में जीवंत हो उठा जब राजा के बुलाने पर ऑफिस से सीधी मैं कॉफ़ी हाउस पहुंची थी। राजा मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस रिया, तुम्हारी शादी फिक्स हो गई। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। राजा के व्यंग्यात्मक स्वर से मेरा मलिन चेहरा और बुझ गया था। मैं विवश थी। राजा क्या करती? पापा से बहुत कहा पर वे इंतजार करने के लिए सहमत नहीं हुए। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब से मम्मी का स्वर्गवास हुआ है, पापा को मेरे विवाह की जल्दी है, लेकिन तुमने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। बीटेक के बाद अच्छी भली जॉब छोड़कर एमबीए करने लगे। मेरा स्वर पीग उठा था। नहीं रिया, तुम्हारा निश्चय पक्का होता तो अंकल तुम्हें विवश नहीं कर सकते थे। तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो, इंजीनियर हो और अब तो मेरा एमबीए भी कंप्लीट हो चुका है। जल्दी ही जॉब भी मिल जाएगी। इतना समय हम दोनों ने साथ गुजारा, किंतु तुमने सब भुला दिया। रिया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। क्रोध और पीड़ा के मिले जुले भाव से राजा का चेहरा लाल हो उठा था। बोझिल मन लिए मैं घर लौट आई थी। 10 दिन पहले मेरे पापा ने मेरा रिश्ता सागर से पक्का कर दिया था। मैंने पापा को काफ़ी समझाया था कि वह कुछ दिन राजा के जॉब लगने की प्रतीक्षा करें, पर पापा नहीं माने।
और उन्होंने जबरन सागर से मेरी सगाई कर दी। सागर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, घर परिवार भी अच्छा था। उन दिनों मेरा मन बेहद उद्विग्न रहता था। मम्मी को याद करके मैं सोचती, काश वे जिंदा होती तो मेरी जिंदगी को यूं बिखरने ना देती। धीरे धीरे एक माह बीत गया और फिर आई वह कभी ना भूल सकने वाली शाह रात। अब तक किस्से कहानियों या फिर फिल्मों में ही ब्लैकमेलिंग होते देखी थी। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन स्वयं उसका शिकार हो जाऊंगी। उस रात खाना खाकर मैं अपने रूम में पहुंची ही थी कि एक अनजान नंबर से मुझे कॉल आया। फ़ोन रिसीव करते ही एक आवाज़ मेरे कानों से टकराई। तुम मुझे नहीं जानती हो रिया, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम कंप्यूटर इंजीनियर हो। तुम्हारे पापा डॉक्टर राजेश मेहता शहर के जाने माने सर्जन हैं। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? उत्तेजित मत हो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। सागर के साथ तुम्हारी सगाई के बारे में भी और राजा के साथ तुम्हारे अफेयर के बारे में भी। देखो, तुम जो कोई भी हो, मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। पुलिस में जाने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत पछताओगी। यकीन नहीं आ रहा ना? चलो मैं तुम्हारे मोबाइल पर कुछ भेज रहा हूँ। और चंद सेकंड में मेरे मोबाइल पर जो फ़ोटो आई उसे देख मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे लगा मैं चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी। वह मेरी और राजा की फ़ोटो थी, जिसमें मैं राजा के साथ आलिंगनबद्ध थी और राजा मुझे किस कर रहा था। जैसे अनगिनत बिजलियां मुझ पर एक साथ टूटकर गिर पड़ी हों। मेरी संपूर्ण चेतना बिल्कुल जड़ हो गई थी। पूरा ब्रह्मांड मुझे घूमता सा जान पड़ा था। रिया, यह फ़ोटो तुम्हारे पापा और सागर को भेज दी जाए तो कैसा रहे? और फिर वही हुआ जो ऐसे केस में होता है, पैसों की डिमांड। फ़ोन कट गया था। कितनी ही देर तक मैं जड़वत बैठी रही थी। यह कैसी मुसीबत में फंस गई थी मैं? कौन मुझे ब्लैकमेल कर सकता है? कभी दिमाग में राजा का नाम कौन था? अवश्य ही वह राजा है, क्योंकि फ़ोटो उसी के पास थी। मैं सारी रात बिस्तर पर पड़ी करवटें बदलती रही थी। इतना नाज था मुझे स्वयं की समझदारी पर कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। एक बार मेरी फ्रेंड नेहा ने अपने बॉयफ्रेंड को पत्र लिख दिया था। इतना नाराज हुई थी मैं उस पर। देर तक समझाती रही थी कि कभी किसी के पास कोई लेटर या अपना फ़ोटो नहीं छोड़ना चाहिए, और अब स्वयं यह भूल कर बैठी थी। कहाँ गया मेरा वह आत्मविश्वास? प्यार के उन्माद में ऐसी बह गई कि अपने संस्कार भी भुला बैठी और ब्लैकमेलिंग जैसे संगीन मामले में फंस गई। अगले दिन मेरे कहने पर राजा मुझसे मिला। उसे देखते ही मैं बिफर पड़ी। तुम इतना गिर जाओगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं तुमसे शादी नहीं कर रही तो तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? यह क्या नाप शनाप बोल रही हो? मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? आखिर बात क्या है? मैंने सारी बात बताकर कहा, वह सेल्फी तुम्ही ने ली थी ना राजा। फिर मैं यह कैसे मान लूँ कि यह हरकत तुम्हारी नहीं है? रिया प्लीज़, मुझ पर ऐसा घृणित इल्ज़ाम मत लगाओ। मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगा। तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। ओ राजा, तुम पहले ही से काफ़ी मदद कर रहे हो। कड़वाहट से बोल मैं घर लौट आई थी। फिर किस तरह मुझसे एक अनजान मफलर से चेहरा ढके व्यक्ति ने रुपए लिए, इस बात को याद कर दिसंबर की इस ठंड में भी मेरा शरीर पसीने से भीग रहा था। उस घटना ने मेरी जिंदगी ही बदल कर रख दी थी। अब हर पल मैं डरी सहमी सी रहती कि कहीं उस व्यक्ति का दोबारा फ़ोन न आ जाए। जब भी मेरे मोबाइल की घंटी बजती
मैं डर जाती। एक सर्द लहर सी मेरे समूचे शरीर में दौड़ जाती, चेहरा सफ़ेद पड़ जाता। मेरी यह हालत मेरे पापा से अधिक दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। एक दिन नाश्ते की टेबल पर उन्होंने पूछ ही लिया था, रिया, देख रहा हूँ आजकल तुम दिनों दिन कमज़ोर और पीली पड़ती जा रही हो, कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं पापा, प्रॉब्लम क्या होगी, ऑफिस में काम का बहुत प्रेशर है, कहकर मैं अपने रूम में चली गई थी। 15 दिन ही बीते होंगे कि उस रात दोबारा मेरे सिर पर सैकड़ों ज्वालामुखी फट गए थे। गर्म गर्म लावा बनकर शब्द कानों में पड़ रहे थे। इतने बड़े बाप की बेटी हो, अच्छी खासी ज्वेलरी होगी तुम्हारे पास, बस वही चाहिए मुझे। कटे वृक्ष के समान मैं पलंग पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। काश राजा से मेरा अफेयर ना होता। अब मैं ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई थी जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं जानती थी। एक ऐसा भंवर मुझे लीन लेने को आतुर था जिसकी कोई लहर किनारे की ओर नहीं जा रही थी। इस भंवर में अब मेरा डूबना निश्चित था। इससे पहले कि मेरी भूल पापा को पता चले और उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत और क्रोध दिखाई दे, मुझे अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए। हाँ, मृत्यु में ही मेरी मुक्ति है। कितनी ही देर तक मैं रोती रही। निराशा की एक गहरी परत मेरे चारों ओर लिपटती जा रही थी। रात के अंधियारे में मेरी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं था। रो रो कर जब जी कुछ हल्का हुआ तो विचारों ने करवट बदली। उफ, यह क्या सोच रही थी मैं? मेरे जीवन पर पापा का क्या कोई अधिकार नहीं? उनके लाड़ प्यार का क्या यही प्रतिदान है? अभी तक तो वह मम्मी के गम से नहीं उबर पाए हैं। अब बेटी के बिछोह का इतना बड़ा सदमा क्या उन्हें जीते जी नहीं मार देगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा कायरतापूर्ण कदम कभी नहीं उठाऊंगी। मन ही मन मैं ईश्वर का नमन करने लगी। काश नियति मुझे इस चक्रव्यूह को भेदने का कोई उपाय सुझा दे और मैं उस व्यक्ति को सजा दिलवा सकूं, ताकि भविष्य में वह कभी किसी युवती का जीवन खराब न कर सके। अगली शाम पापा के मित्र इंस्पेक्टर यादव ने जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया वह कोई और नहीं, सागर था। मैं अचंभित स्तब्ध थी। मेरा होने वाला पति ही मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा था। इंस्पेक्टर यादव ने बताया था, जिस मोबाइल से सागर ने तुमको फ़ोन किया था उसके IMEI नंबर को हमने ट्रेस किया। साथ ही वह ज्वेलरी बॉक्स जो उसने तुम्हारी कार से उठवाया था उसमें GPS ट्रैकर लगा हुआ था। उसी की बदौलत हम सागर को पकड़ पाए। सागर को सगाई के पश्चात पता चला था कि रिया का पिछले 3 सालों से राजा से अफेयर चल रहा था। वह यह शादी नहीं करना चाहता था, पर रिश्ता तोड़ने से पहले कुछ पैसा ऐंठना चाहता था। राजा को जॉब की तलाश थी। उसने राजा को जॉब का आश्वासन देकर उससे दोस्ती की और फिर उसकी अनुपस्थिति में उसके मोबाइल से फ़ोटो अपने मोबाइल पर फॉरवर्ड कर ली। उसी रात उसने रिया को फ़ोटो भेजी थी। मुझ में इतना साहस भी नहीं बचा था कि मैं पापा का सामना कर पाती। ग्लानि और शर्मिंदगी का एहसास मेरे हृदय को मथे डाल रहा था। अंतस की पीड़ा आँखों से आंसू बनकर बह रही थी। आज मेरी वजह से मेरे पापा की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई थी। काश यह धरती फट जाती और मैं उसमें समा जाती। पापा मेरी मानव स्थिति समझ रहे थे, इसलिए स्वयं मेरे कमरे में चले आए। मुझे क्षमा कर दीजिए पापा। उनके कंधे पर सिर रख मैं बिलख पड़ी। जो कुछ भी हुआ उसे एक दुखद स्वप्न समझकर भूल जाओ। अच्छा हुआ वक्त रहते तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। इंस्पेक्टर यादव मेरे मित्र हैं। उन्होंने मुझे
आश्वासन दिया कि वह इस बात को मीडिया में नहीं आने देंगे, अन्यथा हमारी कितनी बदनामी होती। आधुनिकता के नाम पर आज की युवा पीढ़ी का इस तरह का खुला अमर्यादित व्यवहार क्या जायज है? भर्राए कंठ से पापा बोले थे। देर तक वह मेरा सिर सहलाते रहे। भावनाओं का आवेग कुछ कम हुआ तो उन्होंने कहा, याद रखो बेटा, हमारे कर्म ही जीवन को आकार देते हैं। वे कर्म ही होते हैं जो हमारा वर्तमान और भविष्य निर्धारित करते हैं। भूल मेरी भी है, जल्दबाजी में इतना गलत फैसला ले बैठा। कुछ दिनों बाद ही मेरा विवाह राजा के साथ हो गया था। सोचते सोचते मुझे अपने माथे पर किसी के कोमल हाथों का स्पर्श महसूस हुआ तो आंखें खोल दी। पश्चाताप का भाव चेहरे पर लिए मेरे समीप तनु बैठी हुई थी। आई एम सॉरी दीदी। ऊपर जाकर ठंडे दिमाग से सोचा तो लगा आप बिल्कुल सही कह रही थी। विवाह से पूर्व किसी पर भी इतना विश्वास करना उचित नहीं। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया दीदी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने स्नेह से तनु का हाथ थाम लिया। मुझे खुशी है तुमने अपनी दीदी की बात का मान रखा। अच्छा, अब उठिए दीदी, हाथ मुंह धो लीजिए। राजा भैया आने ही वाले होंगे। मैं जानती हूँ आपने खाना भी नहीं खाया होगा। मैं आप दोनों के लिए चाय और नाश्ता ला रही हूँ। चंद मिनटों बाद ही राजा आ गया। मंत्रमुग्ध दृष्टि से प्रिया को निहारते हुए बोला, हुजूर, आज इस चांद से मुखड़े पर बेमौसम बदलियाँ क्यों छाई हुई हैं? राजा ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। जैसे ही राजा ने हम दोनों की एक सेल्फी लेनी चाहिए, मुझे एक करंट सा लगा। छिटक कर मैं दूर होते हुए बोली, नहीं राजा, सेल्फी नहीं। राजा खिलखिलाकर हंस पड़ा। करीब आकर मेरी पलकों को चूमते हुए बोला, अरे यार, अब हम दोनों पति पत्नी हैं। मेरे अधरों पर भी स्निग्ध मुस्कान तैर गई। राजा के आगोश में सिमटकर मैंने उसके सीने पर सिर रख दिया। अब मैं अतीत की शाह परछाइयों से पूरी तरह से मुक्त थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।